हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बार्ट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिए। अब हम लोग लेने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर में हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन इन a magnetic field in a magnetic field। अब बच्चों, इससे पहले की यदि लेक्चर्स आपको देखना है तो आप YouTube पर हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में इसको आप टाइप करिए, आपको YouTube पर पीछे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए प्रोटॉन मोशन में है, न्यूट्रॉन मोशन में है, तो जो भी हो कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मोशन में है, कहाँ पे? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में यानी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होंगे देन उस पर कितना फोर्स काम करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स काम करते हैं। आइए बच्चों, हम ले रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड इन दिस प्लेन। आपके नोटबुक में इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड इन द प्लेन। ठीक है ना, खाली अपवर्ड नहीं, अपवर्ड इन द प्लेन। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये Q, इसकी मास मान लीजिए m है। अब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इसके पास में वेलोसिटी है v। दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v और b दोनों के बीच ये स्मॉल एंगल हमने लिया थीटा, सपोज करा थीटा। अब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा? तो इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स का नाम देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। इस तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होंगे इसको मैग्नेटिक फोर्स हम बोलेंगे। तो चलिए मेंशन कर दीजिए, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज v vector in a given magnetic field b then force या मैग्नेटिक फोर्स बोलें, इसको मैं एफ एम से डिनोट कर देता हूं और इसको बोल भी देता हूं मैग्नेटिक फोर्स बोल दिया इसको। अब ये जो एफ एम है इसको हम पहले वेक्टर फॉर्म में लेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हम लेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो क्या लिखा हमने? इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज v इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड b, देन फोर्स Fm ऑन द चार्ज्ड particle having charge q। पॉजिटिव चार्ज अभी हम ले रहे हैं, हैविंग चार्ज q, जिसके पास में चार्ज q है। अब ये फोर्स Fm वेक्टर फॉर्म में दिस इक्वल टू q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। अब ये बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फोर्स का दिस इक्वल टू q v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड vb sin थीटा
ये निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों यहाँ से एक बात अब आप फील कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वेलोसिटी 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो गया, तो क्या होगा? फोर्स नहीं होंगे, फोर्स 0 हो जाएंगे। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि सेम डायरेक्शन में हो गया, थीटा हो जाएंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, फिर भी फोर्स हो जाएगा 0। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो गया कहीं, थीटा 180 डिग्री यदि होता है तो साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेंगे वो 0 हो जाएंगे। तो फिर इन कंडीशन पे नजर रखना है, वेक्टर मेथड से काम ले रहे हैं एकदम इजी ढंग से, इसको काम लेते रहिए। अब जो फोर्स निकाल रहे हैं इसका डायरेक्शन, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डायरेक्शन आप करते आ रहे हैं, और फिर मैं कहूंगा कि यदि थोड़ा भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत हो तो फिर मैंने आपको दे दिया है लिंक, यूट्यूब पर जाइए और हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, पूरा वेक्टर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें से आप वेक्टर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ से हम लोग डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वाला राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, जो राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, या स्क्रू रूल लगा लीजिए, ठीक है, मैक्सवेल स्क्रू रूल लगा लीजिए, जो मर्जी हो। तो V क्रॉस B, V से B स्मॉल एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को हम फोल्ड करते हैं, V से B फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। जब राइट हैंड फिंगर को फोल्ड करते हैं, कर्व करते हैं, थंब बताता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर आ रहा है अलोंग द थंब, परपेंडिकुलर अपवर्ड, नहीं स्क्रू रख करके परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि स्क्रू को रखें, ऐसे रखें, और फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर यदि स्मॉल एंगल से स्क्रू को रोटेट करावें, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, रोटेट कराने पर क्या होगा? स्क्रू बाहर आवेगा, तो टिप ऑफ स्क्रू की जो नोक है ये बाहर की तरफ आएंगे, एंड सो क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस B होगा आउटवर्ड, एंड सो फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो लिख लीजिए डायरेक्शन, लिखिए मैं बोलता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स Fm इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड अपवर्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड दिस प्लेन कर दिया, आउटवर्ड दिस प्लेन, इस प्लेन के बाहर की तरफ, इन दिस फिगर, इस फिगर में, हमेशा के लिए नहीं, इन दिस फिगर। चलिए, तो डायरेक्शन देख लिया हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब लोरेंज, साइंटिस्ट लोरेंज ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन किया, दोनों फील्ड को कंबाइन करके एंड देन चार्ज पार्टिकल को चलाया, इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को चलाया लोरेंज साइंटिस्ट ने। फिर उन्होंने देखा कि टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है, तो आइए देखते हैं हम लोग लोरेंज फोर्स, या फिर लोरेंज इक्वेशन ऑफ फोर्स भी लोग बोलते हैं, लोरेंज फोर्स, लोरेंज इक्वेशन ऑफ फोर्स, मैं इसको F से डिनोट कर दे रहा हूं, और लोरेंज इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल in motion in a region where electric field E and magnetic field B are present, जहां पर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि
in combination of electric field and magnetic field, in combined electric field and magnetic field, जैसे भी बोले इसको, तो दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, देन क्या होगा। अब जैसा कि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एफ ई से डिनोट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, ऑन चार्ज पार्टिकल having charge q, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे चार्ज पार्टिकल पे, दिस इज एफ ई वेक्टर इक्वल टू q इंटू ई वेक्टर, q इंटू ई, जैसा कि आप पढ़े हैं। और मैग्नेटिक फोर्स तो यही है, लेकिन थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये टॉपिक आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लॉरेंज फोर्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, या फिर सीधे आता है कि फाइंड लॉरेंज फोर्स, जैसे भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा बोर्ड पैटर्न को भी देखते चलें, फिर तो हम लोग जो काम करते हैं तो थोड़ा सा मेंशन करिए। लिखिए मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड ब्रैकेट एफ एम वेक्टर on the charged particle moving with velocity v, moving with velocity v is अब लिखिए fm इक्वल टू q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ये निकाल दिया हमने। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया। अब जो है दोनों फील्ड की कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल in combination of electric field and magnetic field is electric field, magnetic field, दोनों के कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन में। अब दोनों वेक्टर हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के लिए, ये दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू नाउ QE प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब ये जो इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, या सीधे भी बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज इक्वेशन ऑफ फोर्स, दोनों तरीका से बोला जाता है। लिख दीजिए एक लाइन, दिस इज लॉरेंज फोर्स। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ने जो फोर्स लगाया है, दोनों का रिजल्टेंट लिया हमने, ये हो गया लॉरेंज फोर्स। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी एक बात और सीख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल से देखा या स्क्रू रूल से देखा, क्रॉस प्रोडक्ट्स की मदद से, इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स में परेशानी होती है। एंड सो थोड़ा हम लोग इसमें एक और रूल को यूज कर लें, यह है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये 3D रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज in motion and also current in a given magnetic field B। अब देखिए गिवन मैग्नेटिक फील्ड मैं बार बार लिख रहा हूं, क्यों? इसलिए लिख रहा हूं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट नहीं लेना है। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड दिए होंगे हमारे पास, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, देन उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा ये हमें लेना है। सिमिलरली कोई चार्ज पार्टिकल जब चलेंगे, ठीक है, चार्ज इन मोशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कोई दिए गए, उसमें चार्ज पार्टिकल को चलाया, अब जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हम निकालने जा रहे हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे? तो चलिए इसमें मैं एक सीक्वेंस बना देता हूं ताकि आपको यूज करने में दिक्कत नहीं हो। जब अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये 3 फिंगर्स को आप यूज करेंगे। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ऑल 3 फिंगर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इनिशियली परपेंडिकुलर सीखे हैं आप, लेकिन आप यदि परपेंडिकुलर ना भी हो तो भी वहां पर आप इसको यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग करें क्या, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को यूज करें। इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल है, तो इंडेक्स फिंगर दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंडेक्स फिंगर, जिसको 4 फिंगर भी कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। नाउ इसके बाद में हम यूज कर लें मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट करेगा। मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, आई डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल पर हम कैसे लगावें इसको? तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखने के लिए, जैसा कि आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज चलता है तो उसके डायरेक्शन में होता है करंट, जब नेगेटिव चार्ज चलते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं करंट। तो बस चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसकी वजह से करंट का डायरेक्शन देख लीजिए पहले, फिर उस करंट पर लगा लीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जिधर करंट पर फोर्स होगा उधर ही उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होगा जिसकी वजह से आपने करंट देखा है। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इंडिकेट्स फोर्स, सॉरी इसको ऐसे लिखें, फोर्स नहीं, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए बच्चों, अब जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की जो टॉपिक लिया है, जरा उस टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं हमें डायरेक्शन किधर मिलता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये लिया हमने एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है राइट हैंड साइड वेलोसिटी। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन हमें देखना है, तो इसकी वेलोसिटी है राइट वर्ल्ड, पॉजिटिव चार्ज है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उधर करंट होगा। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज करंट का डायरेक्शन हो जाएंगे इधर के तरफ। चलिए मैं करंट के डायरेक्शन शो कर देता हूं, आपको यूज करने में कन्वीनियंट लगेगा। ये डायरेक्शन हमने शो कर दिया करंट का। अब करंट के डायरेक्शन दिख गया, बी का डायरेक्शन दिख गया, तो सबसे पहले मुट्ठी बंद रखिए, बिल्कुल ऐसे बंद रखिए। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हैं आप, किसी को इशारा जो करते हैं किसी फिंगर से करते हैं, तो पहले आप इसको यूज करिए।
बी के डायरेक्शन में इसको डाल दीजिए। डालने के बाद थंब को खोलिए 90 डिग्री तक, ये एंगल 90 तक रखिए, उससे आगे मत बढ़ाइए। फिर मिडिल फिंगर को खोलिए, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री। एक्चुअली एक्स वाई जेड एक्सिस है ये, फील कर लीजिए आराम से। जैसे भी नेमिंग करें एक्स वाई जेड, जैसे भी आप नेमिंग करना चाहिए, ये 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस है। तो अब जो है बी के डायरेक्शन में जब इंडेक्स फिंगर को दिखा दिए तो उसके बाद इसको अपनी जगह से मत हटाइएगा, खाली ये अपनी जगह पे फिक्स रखे रहिए। उसके बाद में थंब को खोला, मिडिल फिंगर को खोला, या तो थंब ऊपर रहेगा आपका या थंब नीचे जाएगा, दो ही बात होगा, तीसरी कोई बात नहीं होगा। एक बार थंब ऊपर रखते हुए अपने नोटबुक के प्लेन, बुक के प्लेन से ऊपर रखते हुए थंब, और देख लीजिए इंडेक्स फिंगर बी के डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, थंब बता देगा फोर्स के डायरेक्शन। और जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है एंड सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो होगा ही होगा। तो क्या मिला हमें फोर्स के डायरेक्शन, एफ परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड। अपवर्ड परपेंडिकुलर को डॉट से दिखा रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डॉट से दिखा रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी। अब कोई इलेक्ट्रॉन, कोई नेगेटिव चार्ज, सपोज ये है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब ये नेगेटिव चार्ज चल रहा है भी वेलोसिटी से इधर की तरफ। अब बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है तो पहले करंट का जानकारी लीजिए, करंट किधर होगा, तो नेगेटिव चार्ज जा रहा है इधर की तरफ। अब हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है इधर की तरफ, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज करंट किधर होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। देख लिया हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज इधर चलता है उसके अपोजिट होता है करंट। अब तुरंत लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर बी के डायरेक्शन में, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, इधर की तरफ मिडिल फिंगर को लाना है। तो लाइए मिडिल फिंगर को, लाइए लाइए ले आए। देखिए थंब किधर गया हमारा, अंदर के तरफ गया थंब, इनवर्ड गया थंब, अंदर के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री होना इन दोनों के बीच एंगल, कोई जरूरी नहीं है करंट और बी के बीच एंगल 90 होगा, ऐसा नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा लीजिए। और क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ये तो आपको पता है, एंड सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखा लेंगे हम डायरेक्शन। तो थंब गया अंदर के तरफ, फोर्स की डायरेक्शन अंदर के तरफ, इसको क्रॉस से दिखा लीजिए, यहाँ पे क्रॉस डाल दीजिए। दिस क्रॉस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। अब थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ी और बता देता हूँ, वैसे तो आप 12 के बच्चे हैं, कोई परेशानी नहीं होगा आपको, फिर भी मैं थोड़ी सी एक हिंट कर देता हूँ। हो सके तो आप क्या करिए, अपने स्त्री फिंगर पर लिख लीजिए एफ बी आई। एफ जैसा कि ये है एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे लिख लीजिए, आई इस पे लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आराम से जो है पहले बी के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखिए, फिर मिडिल फिंगर को आप थोड़ा सा घुमा के थंब को नीचे या थंब को ऊपर लाइएगा, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में अपने आप हो जाता है, ठीक है। फिर थंब इंडिकेट्स, जिधर थंब है उधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे फोर्स का। चलिए बच्चों, अब आपको फोर्स के डायरेक्शन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने 10th में भी सीख लिया था, ये आपको और अच्छा लगेगा। तो फोर्स के डायरेक्शन सही सही निकाल लेंगे, फिर प्रॉब्लम में कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। अब यदि हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री लें देन क्या होगा, तो आइए इस पर बात करते हैं। इफ भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड बी पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फिर थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ये लिया हमने बी, ये चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी लिया हमने भी, दोनों के बीच ये एंगल थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ थीटा 90 डिग्री लेंगे तो जो फोर्स हो गया एफ एम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू, भी बी साइन थीटा साइन 90 डिग्री,
नाउ दिस इक्वल टू क्यू भी बी। अब यहीं पे यदि हम लोग v के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें, b को कांस्टेंट कर दें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लें, देन क्या होगा? आइए बात करते हैं। इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, फर्स्ट कंडीशन magnitude of v वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन नहीं, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। इसको और क्लियर कर देता हूं ब्रैकेट में, v मैग्नीट्यूड ऑफ v दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड b इज आल्सो कांस्टेंट, b वेक्टर इज कांस्टेंट। b वेक्टर कांस्टेंट का मतलब, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर यदि कांस्टेंट हो गया तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देन अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं, बट पहले हम लोग एक फिगर ले लें। इसके लिए क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को, ये दिखा रहा हूं क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में लिया हमने एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज है इस पर Q, वेलोसिटी इसको अब क्रॉस से दिखाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हो गया वेलोसिटी, दिया हमने v वेलोसिटी दिया इसको। अब बच्चों जैसा कि देख रहे हैं थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू v, थीटा हो गया 90 डिग्री। एंड सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब इसकी चार्ज है Q, मैं इसका मास भी इसके बगल में लिख देता हूं, m फॉर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m। अब जो फोर्स है उसको मैं ओनली F लिख रहा हूं, अब इसको, ठीक है ना, जो Fm है उसको ओनली F लिख रहा हूं। अब नाउ दिस F इक्वल टू Q भी B sin 90 डिग्री, Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज, V मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड B sin 90 डिग्री, 1 इक्वेशन 1। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और डायरेक्शन देखिए कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पॉजिटिव चार्ज मोशन है राइटवर्ड, एंड सो करंट का डायरेक्शन ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज करंट होगा राइटवर्ड। लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मिडिल फिंगर करंट ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल इधर के तरफ राइटवर्ड। अब देखिए थंब के अलाउंग मैं अपना पेन रख दे रहा हूं। अब ये जो पेन है थंब के अलाउंग, थंब की डायरेक्शन में, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से B दिखाया अंदर के तरफ, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड B। जिधर करंट, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उधर करंट, मिडिल फिंगर को कर दिया करंट के डायरेक्शन में कर दिया। अब ये थंब को देखिए, थंब आ गया हमारे प्लेन में, नोटबुक के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ऐसे आ गया थंब। दिखा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दिखा दिया फोर्स की डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों जरा गौर से देखिए फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देख रहे हैं। अब वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर फोर्स है, जरा मेंशन कर लीजिए। फोर्स F परपेंडिकुलर वेलोसिटी V एंड
एंड मैग्नीट्यूड फोर्स का कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के चार्ज बदल नहीं सकता है। भी स्पीड कांस्टेंट हम लोग लिए हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए हैं, बी का जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है, बी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एंड सो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी and magnitude of force is constant. Magnitude of the force is constant. अब बच्चों ये जो कंडीशन आया है, अब इस कंडीशन पे सोचिए। ये कंडीशन क्लास 11 में आपको कहाँ मिला है? इस कंडीशन पे गौर करिए, कहाँ मिला है ये कंडीशन। चलिए मैं बता देता हूं। ये कंडीशन मिला है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। मैं साइड में दिखा रहा हूं, आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल कोई पार्टिकल है, मास इसका m, v वेलोसिटी से टेंजेंट कलॉन्ग, वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, चल रहा है, तो इस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और यदि रेडियस r है सर्कल का, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू, याद करिए, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तब वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर फोर्स और फोर्स के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होते हैं, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। सो द चार्ज पार्टिकल starts to move in uniform circular motion, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की सख्त जरूरत होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एंड सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फॉर दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, और दिस required centripetal force, जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स है, is this force given by this force। ये जो फोर्स निकाले हैं, ये फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो therefore जो F है, F mv²/r, ये F हो गया mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। एंड सो QVB इक्वल टू mv²/r। अब बच्चों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और कंडीशन जान लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है जिसको आप अभी देख रहे हैं। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रहे, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यदि हुआ और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, एंड सो हो जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो फोर्स है हमारा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये काम कर रहा है, तो किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए फोर्स के डायरेक्शन देख लीजिएगा। फोर्स के डायरेक्शन में कहीं पर सी सेंटर सपोज कर लेंगे। अब सेंटर आपको दिख रहा है। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कहां पे होता है? सर्कल के सरकमफेरेंस पर होता है, अलोंग टेंजेंट। तब आपको भी दिख रहा है, मतलब कि सर्कल का सरकमफेरेंस यहां पर है, सर्कल के सेंटर यहां पर है। तो सेंटर टू सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक क्या होगा? रेडियस होगा। तो आपको रेडियस दिख रहा है। अब ये रेडियस दिख रहा है यहां से यहां तक,
सर्कल का रेडियस दिख गया। तो फिर अब हम लोग आराम से सी को सेंटर, आर को रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अब यहीं पर एक बात ध्यान दीजिएगा जरा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पर अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर यदि हम चले गए तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जैसे ही आप जाएंगे फील्ड के बाहर, तो फिर ये क्या होगा? जीरो, बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, इसके बाहर तो फील्ड जीरो हो जाएंगे। फील्ड जीरो हो जाएगा तो फिर यहां से आगे चार्ज पार्टिकल सर्कल पे नहीं चलेगा, जिधर वेलोसिटी है उधर उड़ जाएगा, सर्कल छोड़ के ऐसे उड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यदि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया तो उड़ जाएगा बॉडी। एंड सो यदि आप चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन करता रहे चार्ज पार्टिकल, तो फिर उसके रीजन में, जितने रीजन में चल रहा है वो, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में है, तो इस पूरे रीजन में सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल आपका करता रहेगा। ये इक्वेशन आप यूज करके जितना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा रखा है, आप देखना चाहें तो फिर मैं वही कहूँगा, बस YouTube पे जाइए, #ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको सर्कुलर मोशन का पूरा लेक्चर मिलेगा। वहां से अच्छी तरह सर्कुलर मोशन आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ हिंट कर देता हूँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग डिफाइन करते हैं टी टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन रोटेशन। ठीक है, टाइम पीरियड बोला, टाइम ऑफ वन रोटेशन। फिर हम लोग सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या रिश्ता है? 1/t। नाउ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, घूमने की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? 2π/t। इसी को लिख दें 2π, 1/t को न्यू लिख दें। चलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रॉब्लम करने में। 2π न्यू लिखा हमने। नाउ ओमेगा में और जो लीनियर स्पीड है उसमें जो रिश्ता है v = ओमेगा × r। अब इसको सॉल्व करके जैसे आपसे कहा था टाइम पीरियड निकालो, कुछ नहीं आप इसको सॉल्व करिए, v की जगह ओमेगा रखिए। ठीक है, अपने आप जो है आपको ओमेगा मिलेगा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड t निकल जाएगा, आपको न्यू निकल जाएंगे, सारे कुछ निकल जाएंगे। चलिए फिर भी मैं एक निकाल देता हूं, ये है टाइम पीरियड t ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब लिखा तुरंत ये इक्वेशन लिखिए, QVB = mv²/r और सॉल्व करते जाइए, अपने आप निकल जाएगा। नाउ Q × B = mv के जगह ओमेगा r अपॉन नीचे में r से r कट गए। नाउ QB = m, ओमेगा को लिखा 2π/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए t निकल गया। तो इस तरह से बच्चों ये है मेन इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। इसको आप यूज करके सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। नाउ t क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, t = क्या होगा? 2πm अपॉन QB। अब जरा देखिए इसको, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? Q कांस्टेंट, B कांस्टेंट, M कांस्टेंट, एंड सो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है। नाउ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोले जाते हैं। साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, लार्ज वेलोसिटी देते हैं। साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे आगे हम। साइक्लोट्रॉन मशीन में चार्ज पार्टिकल को वेरी लार्ज वेलोसिटी देते हैं, बहुत बड़ा वेलोसिटी देते हैं, फिर उस चार्ज पार्टिकल से न्यूक्लियस को मारते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लार्ज वेलोसिटी देने के लिए साइक्लोट्रॉन मशीन यूज होता है, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी लोग कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या सीधे बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू, तो फिर न्यू इक्वल टू निकालना हो तो डायरेक्ट आप इसको यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे v से v कैंसिल हुआ, v इक्वल टू ओमेगा r रख के ओमेगा 2 पाई न्यू कर दिए, न्यू निकाल लिए। नहीं, यदि आप t निकाल रखे हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड भी कर सकते हैं ना। यहाँ से ये निकल गया हमें QB अपॉन 2 पाई m। जब आप साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो साइक्लोट्रॉन में यही फ्रीक्वेंसी निकाले जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हम डालें और देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम यदि डालते हैं तो उसके मोशन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल of charge Q is released in an electric field, where potential difference is V, and then it is projected at 90 degree, at right angle, at 90 degree with the line of uniform electric field, चलिए, अब ये जो आप अभी देख रहे हैं इसी को मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करे जाते हैं। जो आयंस होते हैं उसकी स्टडी करे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी अप्लाई करा तो चार्ज पार्टिकल के पास में पहले पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो कितना, तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू Q इनटू V। जब चार्ज पार्टिकल चलेंगे, जैसा कि आप जान चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होता है कि चार्ज चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं। जब चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा चार्ज पार्टिकल के पास में। तब यदि स्पीड चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होने पर, यदि उसके पास में स्पीड आ गया v, स्मॉल v से स्पीड को डिनोट कर लेंगे, इफ स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज v, स्मॉल v। अब थोड़ी राइटिंग प्रिकॉशन है जो ध्यान रखना है आपको। कैपिटल V से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर लिए हैं, स्पीड को स्मॉल v से डिनोट कर लिए हैं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। और जो चार्ज पार्टिकल है उसके मास m है यहाँ पर। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन को हम यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल चला है, एंड सो एनर्जी कंजर्वेशन को हम यूज करेंगे, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल जाएगा चार्ज पार्टिकल तो सारे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे Q इनटू V, कैपिटल V Q इनटू कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपिटल V लिखे हैं, इक्वल टू हाफ mv², जहां स्मॉल v क्या है, स्पीड, इक्वेशन 1। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल जाएगा राइट एंगल पर, तो
तो जैसा कि अब आप पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल, एंड सो वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ये जो निकाल रखे हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, रेडियस ऑफ सर्कल के टर्म में। तो जो सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इफ भी परपेंडिकुलर टू बी और बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि चार्ज पार्टिकल गया है, देन वहां पर जो इक्वेशन मिले हैं हमें जस्ट इससे पहले जो आपने काम किया है, क्यू भी भी क्या है, स्पीड इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक इक्वेशन ये फॉर्म कर लेंगे हम लोग। अब इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। चलिए हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हैं, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लाना चाह रहे हैं बी के टर्म में, रेडियस आर के टर्म में लाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ से हम भी निकालते हैं। चलिए तो 1 भी को सॉल्व कर दिया, देन v इक्वल टू हमारा निकल जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। अब एक बात यहां से मैं और आपको दिखा देना चाहूंगा, यदि प्रॉब्लम में कभी आपको लीनियर मोमेंटम मांगा जाए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इंटू भी लीनियर मोमेंटम क्यू बी आर हो जाएंगे, क्यू बी आर जो भी मांगा जाता है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब ये हो गया लीनियर मोमेंटम, इसको P से मैं डिनोट कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्यू बी आर। चलिए एक इस पर भी नजर रखना है प्रॉब्लम के समय। अब ये जो भी निकाला हमने यहाँ से, इसको काइनेटिक एनर्जी में पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर ये रख रहे हैं, अलग अलग तीनों चारों टर्म के स्क्वायर कर लेंगे, क्या होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। नाउ 1 m कैंसल, यहाँ से आगे आपको हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दिया है, यदि आपको याद रहता है तो ठीक है, आप डायरेक्ट जो है इक्वेशन 1 से मदद ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप जो है इसको आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाला हमने, इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रख करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए मैं इक्वेशन और फॉर्म कर रहा हूँ, Q इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने निकाला है, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन फॉर्म करके आपको दे रहा हूं। अब कभी भी ये कंडीशन यदि मिलता है कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से चला के मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे डालते हैं आप, तो यदि आपको ये इक्वेशन याद रहे तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रोसेस दिखा दिया, मेथड दिखा दिया। चलिए अब यहाँ तक हम लोग काम कर लिए हैं। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मोशन, हेलिकल मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ लिए हैं, हेलिकल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।